कि किस तरह से यूक्रेन रशिया युद्ध अब न्यूक्लियर युद्ध बनने के करीब इसलिए भी है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स पर धावा बोल दिया है रशिया ने। और इसीलिए आज मैं सीधे सीधे आपको बता रही हूं कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर रशिया का कब्जा, इसके मायने क्या होंगे। न्यूक्लियर प्लांट्स पर रशिया का कब्जा किस तरह से दिखाता है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर निशाना नहीं, पूरे के पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकता है रशिया सिर्फ एक हमले से। और इसीलिए आज आपको दिखाऊंगी कि इस न्यूक्लियर प्लांट की पहुंच कहां तक है। सिर्फ यूक्रेन नहीं, कैसे ये न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ एक धमाके से पूरे यूरोप को बर्बाद कर सकता है, आज वो भी आपको दिखाऊंगी। तस्वीरें जरा दिखाइए न्यूक्लियर प्लांट की दो। इसके साथ साथ विक्रांत जरा न्यूक्लियर प्लांट पर धमाके की तस्वीरें जरा देखिए। ये वो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जहां पर यह धमाका हुआ, रूस ने हमला किया और उस हमले के बाद किस तरह से यहां पर परमाणु खतरा सिर्फ यूक्रेन नहीं पूरे यूरोप पर फैल गया। ये तस्वीरें जरा देखिए और इन्हें फुल फ्रेम जरा दिखा दीजिए एक बार। ये न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्वीरें हैं और कैसे यहां अब पुतिन का कब्जा है, यानी रूसी सेना का कब्जा है। और सिर्फ पहले चेर्नोबिल पावर प्लांट पर भी हमला करके उसको कब्जे में रूसी सेना ने लिया और अब कैसे यहां एक और न्यूक्लियर प्लांट जो कि ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट है उस पर भी कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। और इसीलिए बता रहे हैं कि कैसे एक गलत चिंगारी पूरे यूरोप को जला सकती है, एक गलत चिंगारी कैसे पूरे यूरोप को जला सकती है, आज मैं आपको बताऊंगी। ये पुतिन का वार सिर्फ यूक्रेन पर नहीं है, अब सीधे सीधे पूरे यूरोप पर है क्योंकि पूरा यूरोप आकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के जरिए ये भड़काने की, उकसाने की कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए अब इस एक कदम से कैसे पुतिन ने पूरे यूरोप को अपनी जद में ले लिया है, क्योंकि यहां से एक हमला होगा और पूरा यूरोप कैसे तबाह हो सकता है, आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रही हूं। सीधे सीधे बड़ा बयान रशिया के राष्ट्रपति का आया है, वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर पुतिन ने सीधा ऐलान किया है, यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा, ये कह रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वो कह रहे हैं कि रूस के हमले नहीं रुकने वाले हैं, मिशन पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। सवाल ये कि पुतिन का मिशन क्या है, सवाल ये कि पुतिन आखिर क्या चाहते हैं और क्या कर रुकेंगे। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो तबाही की तस्वीरें हैं, किस तरह तबाही मची हुई है यूक्रेन में और वहां पर किस तरह इमारतों पर लगातार गोला बारूद बरसाया जा रहा है। रूस के हमले रुकने वाले नहीं है, कह रहे हैं पुतिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि हमारा जब मिशन पूरा होगा तभी हम रुकेंगे। क्या है पुतिन का मिशन, ये भी आज आपको बताऊंगी। पुतिन की ये बड़ी धमकी सामने आ रही है और आपको आज दिखाती हूं कि कैसे पुतिन का एक कदम पूरे यूरोप को नष्ट कर सकता है। आज आपको दिखाती हूं कि किस तरह से पुतिन का एक कदम पूरी दुनिया के लिए खतरे की आहट बन सकता है। यूरोप पर किस तरह से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आज वो आपको दिखाने वाली हूं। यूरोप किस तरह से पुतिन के एक बटन के जद में आ चुका है, वो आपको दिखाने वाली हूं। आपको दिखाती हूं कि राष्ट्रपति पुतिन किस तरह से जंग का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन अब वो सीधे ये भी कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से जंग नहीं है, ये जंग पूरे यूरोप से है और जो चाहे सामने से आए, हमला रशिया करने के लिए तैयार है। और इसीलिए एक और बड़ी खबर पहले आपको दिखा देती हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूरा यूरोप पुतिन की जद में है। बड़ी खबर यह आ रही है कि पुतिन ने सीधे सीधे धमकी दे दी है, पड़ोसी देश दूर रहें, ये कह रहे हैं पुतिन। कौन से पड़ोसी देश? यूक्रेन के वो देश जो कि उसके साथ और समर्थन के लिए सामने आ रहे हैं और वो पश्चिमी देश जो लगातार उकसा रहे हैं। रूस के साथ अगर रिश्ते खराब करने हैं तो आप समर्थन दीजिए, क्योंकि अगर रूस के साथ रिश्ते खराब हुए तो बुरा अंजाम आपको भुगतना होगा, ये कह रहे हैं पुतिन। अगर रूस के साथ रिश्ते खराब हुए तो बुरे अंजाम आपको भुगतने होंगे, ये पुतिन बता रहे हैं। और मैं आपको ये बता रही हूं, इसी के साथ साथ आपको बताती हूं कि दुनिया नहीं, कैसे यूरोप का अंत होने वाला है और वो भी पुतिन के एक कदम से होगा। यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और दुनिया नहीं, यूरोप का कैसे अंत हो सकता है, क्योंकि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रूसी कब्जे में है, रूसी कब्जे में। और ज़पोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है
ये भी आपको बता रही हूं, एक गलत चिंगारी यूरोप को मिटा देगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में धमाका कर सकता है और सब कुछ खाक कर सकता है रूस। यह भी आपको बताऊं कि किस तरह राख के ढेर में पूरा का पूरा यूरोप बदल जाएगा अगर एक धमाका यहां से कर दिया। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। धमाके में सब नष्ट हो सकता है, सब का सब नष्ट हो सकता है। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसकी जद में आने वाले यूरोपियन देश जो उसके पड़ोसी हैं, ये धमाके यूरोप का अंत कर देंगे। ये भी आपको बताऊं किस तरह 1986 में शर्नोबिल में एक धमाका हुआ था, वो आज तक लोगों को याद है, और उससे किस तरह का हड़कंप मचा था, किस तरह की तबाही मची थी। 90,000 से ज्यादा लोग उस समय मारे गए थे और कुछ उसी तरह का मंजर सामने आ रहा है। अब 10 गुना बड़ा हादसा हो सकता है, यह भी आपको बता रही हूं, क्योंकि ये रिएक्टर ऐसा है जो कि 65% जो एनर्जी नीड्स है पूरे यूक्रेन की वो पूरा करता है। ज़ैपोरिज़िया से होगी इसी अंत की शुरुआत, अगर रूस ने ये ठान लिया। अगर, और ये भी आपको बताऊं कि ज़ैपोरिज़िया में धमाका से यूरोप खाली करना पड़ सकता है, पूरा का पूरा यूरोप खाली करना पड़ सकता है। यहां पर हुआ धमाका तो यूरोप खत्म हो जाएगा। ये खतरा इस वक्त पूरे यूरोप पर मंडरा रहा है, इसके बारे में आपको बता रही हूं। बड़ी खबर एक बार आपको बताऊं, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप है। यूक्रेन में 7,500 विदेशी बंधक बनाए गए हैं, 7,500 विदेशी बंधक बनाए गए हैं। यह भी आपको बताऊं, यह भी मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से यूक्रेनी सैनिकों ने बंधक बनाए, ये रूस कह रहा है। Кажуть, що людей тут не було, в принципі, постраждалих немає. Якийсь ніби логістичний центр чи офіси. Щось сюди впало, або літак збили, або снаряд. Це були чайки, були офісні приміщення. आपको दिखा रही हूं, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप है और रूस कह रहा है कि 7,500 विदेशी बंधक हैं जिनको जद में ले लिया है यूक्रेन ने, और इनको किस तरह मानव ढाल बना रहा है ये मैं आपको बता रही हूं। मानव ढाल बना रहा है, ये रूस का बड़ा आरोप है। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताती हूं कि राष्ट्रपति पुतिन के किस तरह पिंजरे में यूरोप की जान फंस गई है, और जैसे ही ये न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में आया, हड़कंप मच गया, बैठकें होने लगी। ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे से कैसे पूरा यूरोप कांप उठा है, ये आपको बताती हूं। रूस के कब्जे से पश्चिमी देशों में हाहाकार मच गया है, क्योंकि ये सारा कुछ मॉनिटर और ये सारी रणनीति राष्ट्रपति पुतिन की है। बाइडेन से बोरिस जॉनसन तक किस तरह बेचैन हो उठे, क्योंकि उन्होंने बैठकें बुलाई। परेशान बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को फोन घुमाया, उनसे बात की, ज़ेलेंस्की से बात की है जो बाइडेन ने। पुतिन के एक इशारे से कैसे यूरोप मिट जाएगा, इसीलिए यह हड़कंप मचा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे ज़ेलेंस्की को फोन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। प्लांट पर हमले को लेकर परेशान है पश्चिमी देश, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस का कब्जा इस पर हो गया है। बोरिस जॉनसन, जो किस तरह से बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से बात की है, उन्होंने भी फोन घुमाया, और जॉनसन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपात बैठक भी बुलाई है। बोरिस जॉनसन ने यूएनएससी की एक बैठक बुलाई, डर इस सहमे ज़ेलेंस्की का इस बीच बड़ा बयान आया है, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में आया, ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं हमने कयामत की रात का अनुभव किया है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो एक कयामत की रात जैसा था। ये यूरोप और यूक्रेन के इतिहास को मिटा देती है रात। ऐसी रात थी जो यूक्रेन और यूरोप के इतिहास को मिटा सकती थी, लेकिन किसी तरह से हम बच निकले। रूसी सेना ने इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया और उससे यूक्रेन और यूरोप का इतिहास मिट जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न्यूक्लियर एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है, यह भी मैं आपको बता रही हूं। अलर्ट मोड पर इस वक्त न्यूक्लियर एजेंसियां हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो कैसे भयानक हो सकता था मैं आपको बताऊं। मेरे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में आ गए, साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में आ गए। मैं एक बार मैं मेजर जनरल वीके दत्ता के पास जा रही हूं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से एक न्यूक्लियर प्लांट को पूरा टेक ओवर कर दिया, अब हड़कंप मच गया, बैठकें हो गई हैं, यहां से पूरा यूरोप क्या पुतिन की जद में है? ओके, जहाँ तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का सवाल है जी, हम लोगों को इसकी टेक्निकलिटी समझ लेनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर जनरेशन के लिए होता है। इसके रिएक्टर जो होते हैं, रिएक्टर में फिशन के माध्यम से
पानी गर्म होता है जिससे स्टीम की टरबाइन चलती हैं और वो टरबाइन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो कोई अर्थक्वेक, कोई हवाई जहाज़ उस पर क्रैश हो जाए या छोटा मोटा कोई बम धमाका हो जाए उसको कोई असर नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये थोड़ा शक शुबा अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी के कब्जे में आ गया तो उससे कोई न्यूक्लियर त्रासदी हो जाएगी, ये नहीं होगी। दूसरा क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि जब रशियन फोर्सेस ने ज़ापोरिजिया में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कब्जा किया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के इलाके के अंदर कहीं आग लगी। आग लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक उसका रिएक्टर का कोर, रिएक्टर का कूलिंग और रिएक्टर का जो कंट्रोल रूम इंटैक्ट है। और जब रशिया ने इसके ऊपर कब्जा किया उन्होंने तुरंत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इसकी जानकारी दी। उन्होंने उनको बताया कि इसका ऑपरेशन बिल्कुल लगातार चल रहा है। जो भी कार्यरत थे वहाँ पे यूक्रेन के टेक्नीशियंस वो उस प्लांट की देखभाल कर रहे हैं और जो आग लगी थी उन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया है। देयरफॉर फिलहाल न्यूक्लियर रेडिएशन का फैलना, कोई त्रासदी हो जाना बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 13 साल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हिंदुस्तान के पूरी जो आपदा प्रबंधन के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैं मेजर जनरल दत्ता आपके पास वापस आऊंगी, कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दे। रोमानिया पहुंची अमेरिकी सैन्य मदद, किस तरह से रोमानिया पहुंची है? रोमानिया मोल्डोवा सीमा पर तैनाती की गई है, अमेरिकी सेना सैन्य सामान के साथ पहुंची है। ये सारी सैन्य मदद और अमेरिकी सैनिक पहुंचे हैं और ये किस तरह से यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका अभी तक कहता है वो अपनी सेना जंग में नहीं भेजेगा लेकिन सैन्य मदद भेजेगा, उसी को लेकर ये खबर आ रही है। ये भी बता दूं, देखिए ये बेड़ा देखिए, रोमानिया पहुंची है अमेरिकी सैन्य मदद। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं, देखिए पूरा का पूरा ये सैन्य बेड़ा है जो अमेरिका ने भेजा है रोमानिया के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने के लिए। और जहां तक आप देखेंगे एक लंबा काफिला है टैंकर्स का, मिलिट्री ट्रक्स का, ये सब यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच रहा है। कर्नल शैलेंद्र सिंह अगर आप बताएंगे, क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा है सैनिक तो नहीं भेजेंगे लेकिन ये मदद अपने आप में अहम होगी यूक्रेन के लिए। नहीं, देखिए सिर्फ कह देने से क्या होगा। हाँ, मदद नहीं करी। अब तो जब देखिए स्ट्रेटजी, जब आप अपनी फोर्सेस को रोमानिया भेज सकते। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं एक बार ठीक करवाती हूँ, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगी। दत्ता सर अगर आप थोड़ा बता पाए, क्योंकि उनका ऑडियो जरा चेक करा रहे हैं, मैं जरा ऑडियो चेक करिए सर का। ऐसा है कि कोई भी नेटो का जो मेंबर मुल्क है वो किसी नॉन नेटो मुल्क के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। और जहाँ तक ये जो फोर्स आई है रोमानिया में वो उस खतरे को नज़रअंदाज करते हुए आई है कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर जो उसने अपना प्लान बनाया है उसको अंजाम देने के बाद अगर वो किसी और नेटो कंट्री को थ्रेटन करता है तो उसकी हिफाजत के लिए ये भेज सकते हैं। नहीं तो कोई भी अमेरिकन ट्रुप्स डायरेक्टली रशियन ट्रुप्स के साथ इंगेज होना नहीं चाहेंगे। ये आज से नहीं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये एक अनरिटन पॉलिसी फॉलो कर रहा है अमेरिका एंड रशिया कि कभी भी रशियन ट्रुप्स एंड अमेरिकन ट्रुप्स आमने सामने नहीं आएंगे। जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बताती हूं कि जिस तरफ एक तरफ तस्वीरें हम एक बार फिर से जरा दिखा दें कि जो सैन्य मदद पहुंची है, विक्रांत जरा वो तस्वीरें दिखाएंगे जो सैन्य मदद पहुंची है। ये लगातार जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है यूक्रेन में उसकी तस्वीरें तो आ ही रही हैं, लेकिन सैन्य मदद जो पहुंची है विक्रांत उसकी तस्वीरें जरा दिखाएं हम एक बार फिर। ये तस्वीरें जो अमेरिका ने जो सैन्य मदद पहुंचाई है और ये रोमानिया पहुंची है, रोमानिया के रास्ते किस तरह यूक्रेन पहुंचनी है, लेकिन तब तक कहीं बहुत ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी। सवाल ये भी, क्योंकि रशिया लगातार अपने हमले बनाए हुए, लगातार बॉम्बार्डमेंट किए हुए है, वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। देखिए काफिला लंबा, जहां तक आप नजर डाल रहे हैं मिलिट्री ट्रक्स, ये पूरा मिलिट्री आर्सेनल जो अमेरिका ने भिजवाया है रोमानिया, और रोमानिया के रास्ते यूक्रेन पहुंचना है, वो भी आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताऊंगी, अगर आप विक्रांत आए वापस, ये तस्वीरें तो हम साथ साथ दिखा ही रहे हैं, और किस तरह से मोल्डोवा बॉर्डर पर ये अमेरिकी टैंक पहुंचे। आप सोचिए किस तरह ये लगातार
मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये तस्वीरें देखिए। लेकिन आज एक और अहम सवाल है, सवाल ये कि क्या इस युद्ध पर अंकुश लगाने के लिए एक हत्या जरूरी है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जहां एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक सेनेटर ने कैसे कह दिया है कि पुतिन की हत्या कौन करेगा, पुतिन की हत्या जरूरी है। मैं आपको पहले दिखाती हूं कि किस तरह से ज़ेलेंस्की को लेकर, पहले ज़ेलेंस्की को लेकर जरा दिखाएंगे हम, उसके बाद पुतिन वाले उस पर आएंगे। मैं आपको जरा पहले बताऊं कि किस तरह से ज़ेलेंस्की की हत्या की पूरी कोशिश की जा रही है और कैसे ज़ेलेंस्की की हत्या को लेकर अभी तक 3 बार कोशिशें हो चुकी हैं। ये खुद ज़ेलेंस्की कह चुके हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह चुके हैं, वो बता चुके हैं कि उनकी हत्या को लेकर किस तरह से 3 बार कोशिशें हुई और वो कह रहे हैं कि मैं टारगेट नंबर 1 हूं, रशिया का टारगेट नंबर 1। ज़ेलेंस्की की हत्या की 3 बार कोशिशें, जल्दी चलाइए इसे विक्रांत। ज़ेलेंस्की की हत्या की 3 बार कोशिशें हुई हैं, हर बार हत्या की कोशिश नाकाम रही है। ये उन्होंने खुद कहा कि वैगनर ग्रुप और चेचेनिया को हत्या का जिम्मा सौंपा गया। अब ये क्या है? वैगनर ग्रुप भाड़े पर हथियार उपलब्ध कराते हैं। इस वैगनर ग्रुप के बारे में कर्नल शैलेंद्र सिंह बेहतर बताएंगे, थोड़ी देर में उनसे पूछूंगी। लेकिन वैगनर ग्रुप भाड़े पर हथियार उपलब्ध कराता है। आगे जरा चलिए। वैगनर के लड़ाके रूस सेना के लिए काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि रूसी सेना के जो लड़ाके हैं उन्हीं को इस वैगनर ग्रुप में शामिल किया गया और वैगनर के लड़ाके अपनी बेदर्दी के लिए, बेरहमी के लिए बदनाम है। और यह कहा जाता है कि जो रूस के हितों के जो संघर्ष है उनमें वैगनर का जो एक संगठन है वो अपने लड़ाके भेजता है, जहां पर भी रूसी हितों का एक क्लैश होता है। चेचेनिया के जो लड़ाके अक्सर जंगलों में रहते हैं, इनको भी कहा गया है कि ज़ेलेंस्की की हत्या का एक प्लान बनाने के, चेचेनिया के लड़ाके बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। ये कहा गया है कि इन दोनों ही संगठनों को ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए कहा गया है। चेचेनिया के हत्यारे दस्ते को मार डाला गया, ये खबर आई और कैसे बताया गया कि यूक्रेन के जो सेना है, 3री बार हत्या की कोशिश की गई थी और ज़ेलेंस्की की जो हत्या के लिए ग्रुप भेजा गया, संगठन भेजा गया, उसे यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों ने विफल कर दिया, उसे मार गिराया गया। कुछ रूसी जासूसों ने फेल की कोशिश। और मैं एक बार मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जा रही हूं। सर, ये जरा बता दीजिए, ये जो बार-बार बिड हो रही है, क्या एक हत्या के जरिए ही बार-बार राष्ट्रीय अध्यक्षों के हत्या की बात कही जा रही? देखिए, मोस्ट अनफॉर्चुनेट इज ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। रशिया इस समय हर वो कोशिश करेगा, हर वो तरीका अपनाएगा, हर वो पैतरा अपनाएगा जिससे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट किसी भी तरह हटें, भागें या मरें। जहां तक मरने का सवाल है, आई थिंक इट इज़ वेरी इमोरल ऑन पार्ट ऑफ एनीबडी कि आप एक इस तरह के हत्या का षड्यंत्र आपका बाहर आ जाता है। आप उन मर्सनरीज को इस्तेमाल करने को जा रहे हो जो कि पूरे वर्ल्ड में अपनी इमोरल एक्टिविटीज के लिए फेमस हैं, उनका खौफ है। बिल्कुल। तो जैसा कर्नल शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए किस तरह से एक पूरा बीड़ा उठाया गया, मैं एक बार ये तस्वीरें तो मैं दिखा ही रही हूं अपने दर्शकों को, यूक्रेन में जो हो रहा है और किस तरह से इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और जहां एक तरफ मैं आपको तस्वीरें यूक्रेन की भी दिखा रही हूं, जहां पर इस वक्त भी भीषण युद्ध जारी है। और बड़ी खबर आपको बताऊं कि किस तरह से पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत संभव है, ये संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह पुतिन ज़ेलेंस्की की बात हो सकती है। अभी तक पुतिन कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करते आए, अपनी तरफ की बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की है, कई और राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की। ज़ेलेंस्की यूरोप और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते आए, लेकिन अब दोनों के बीच बातचीत की संभावना बढ़ गई है। ये आपको बड़ी खबर बता रही हूं, दोनों के बीच बातचीत संभव है। पेस्कोव ने की वार्ता की वकालत और ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि अगर बात होनी है तो सीधे पुतिन को मुझसे बात करनी चाहिए और इस समाधान, इस पूरे जंग का निकालना होगा। अब क्या ये बातचीत संभव है? अभी तक प्रतिनिधिमंडल मिले हैं, क्या ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं? और इस बीच अमेरिका की तरफ से लगातार पुतिन पर हमले जारी हैं और इसी बीच किस तरह पुतिन को इस युद्ध की जिम्मेदार भी कह रहा है अमेरिका और यह भी कह रहा है अमेरिकी सेनेटर ने कैसे पुतिन के सिर की मांग कर दी है, यानी उनके हत्या की मांग कर दी है। ये अपने दर्शकों को बता रही हूं, पुतिन की हत्या की मांग कर डाली है। और कैसे अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं
कि पुतिन की हत्या से ही क्या इस पूरे युद्ध का अंत होगा। लिंडसे ग्रैहम है इन अमेरिकी सेनेटर का नाम। ये रूसी सेना से अपील कर रहे हैं, किसी और से नहीं, रूसी सेना से, कि पुतिन का अंत कीजिए। वो ब्रूटस और स्टेफनबर्ग का जिक्र कर रहे हैं। अब कौन है ब्रूटस और कौन है स्टेफनबर्ग? ब्रूटस ने जूलियस सीजर की हत्या की थी, इसीलिए बार बार कभी कहा जाता है कि डोंट बी ब्रूटस, यानी कि आप अपना ही, जब कोई करीबी आपके पीठ में खंजर भोंके तो उसके लिए ब्रूटस का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं कि आप ब्रूटस बनिए, स्टेफनबर्ग बनिए। स्टेफनबर्ग ने हिटलर की हत्या की कोशिश की थी, यानी अपने करीबी सर्कल में जब कोई हत्या हत्या की कोशिश करने की करे प्रयास, उसी के लिए अब अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या रूसी सेना में ब्रूटस और स्टेफनबर्ग हैं? क्या वो पहल करेंगे? क्या वो पुतिन पर वार करेंगे? पुतिन के सुरक्षा दस्ते को उन्होंने उकसाया है, यानी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार पुतिन को बताकर वो उकसा भी रहे हैं उनके सुरक्षा दस्ते को कि आप पुतिन की हत्या कर सकते हैं क्या। लिंडसे ग्रैहम ने कई ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि रूस के लोग ही पुतिन को ठीक कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, रूस के लोग ठीक कर सकते हैं। किसी को ये कठिन कदम उठाना होगा, कोई ना कोई ये पहल जरूर करे, ये भी वो कह रहे हैं। यानी अगर पुतिन की हत्या होगी तो ही समाधान निकलेगा, ये कह रहे हैं अमेरिकी सेनेटर। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही वो बताएं, चर्नी हाइव से आ रही है। चर्नी हाइव से तबाही का नया वीडियो सामने आया है। मिसाइल के बाद चर्नी हाइव में तबाही की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहां पर किस तरह से मिसाइल दागी गई है और उस मिसाइल हमले के बाद ये तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक आपको सिर्फ तबाही नजर आती है। और ये तस्वीरें, ऐसा लग रहा है यूक्रेन के लिए कोई नई नहीं है। जिस तरह से 9 दिन हो गए युद्ध के और इसी तरह से मलबे में तब्दील इमारतें नजर आती हैं, धुएं का गुबार नजर आता है और यूक्रेन की क्या ये हकीकत बनती जा रही है। आज 9वां दिन इस युद्ध का हो गया है। यही तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस बीच मेजर जनरल दत्ता, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो एक शुरुआत हुई है कि दोनों तरफ से, कि पुतिन की हत्या हो या फिर जेलेंस्की की हत्या की बिड की हम बात करते हैं, क्या ये इस युद्ध का क्या अंत इसी तरह से होगा? आपको मालूम होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को भी निकालने के लिए अलाइड फोर्सेस ने बहुत लोगों को उकसाया था जी। और जो अभी वो जिक्र कर रहे हैं भाई आप भी अटेम्प्ट करें, जो हिटलर के ऊपर करने की कोशिश करी थी। और जब इराक का इन्वेजन किया अमेरिका ने तो सदाम हुसैन को भी पूरी मारने की कोशिश करी उन्होंने। हाँ। और जो हम बोलते हैं बंकर पेनिट्रेटिंग जो मिसाइल्स होती हैं या बॉम्ब्स होते हैं, जो कंक्रीट बिल्डिंग में पेनिट्रेट करके उसके तह खाने में अगर कोई छुपाओ तो मारा जाता है। तो अगर रशिया चाहे कि जेलेंस्की को उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मारना है तो उनके लिए कोई दस्ता भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो स्मार्ट वेपन के जरिए अगर उनको ये पता चल जाए कि उसकी लोकेशन कहाँ है तो वो उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये तो रहा जहाँ तक कि असैसिनेशन का सवाल है। ये ज़रूर मानना है कि अगर कोई ऐसा लीडर है जिसके ख़त्म हो जाने से वो जो मूवमेंट है ख़त्म हो जाए नहीं, पर उन्हें क्या लग रहा है सर कि उनके इनर सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? ये उकसावे की जो बात उन्होंने कही, देखिए ऐसा है। हाँ। आपको पुतिन की बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए। हाँ। वो केजीबी में रह चुका है। वो इंटेलिजेंस जो बाद में सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद जब रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसमें थे, तो वो कोई ऐसे आदमी नहीं है कि जिसको आप इतना आसानी से अप्रोच करके उसको असैसिनेट कर एग्जैक्टली यही बात। और एक आप जो मर्जी कहें, रशिया इज स्टिल अ सुपर पावर। वो हो सकता है इकोनॉमिक सुपर पावर ना हो, लेकिन वो मिलिट्री और जो उसकी रिसोर्सेज हैं वो अभी भी सुपर पावर है। साथ में अगर आप पुतिन के ग्राफिक्स चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा हमारे दर्शकों को। हाँ। आप उसको अंडरमाइन मत करें। और अगर आज के दिन में हम पुतिन के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, हाँ। उतना ही ब्लेम अमेरिका के ऊपर जाता है। वो किस बात के लिए, जब अगर सोवियत यूनियन खत्म हो गया, वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, नेटो को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है अभी? आप क्यों अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के जो सैटेलाइट स्टेट से उनको घड़ी घड़ी नेटो में जोड़ते जा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका प्लान है कि आप रशिया को कॉर्नर करें। क्या आप चाहेंगे कि किसी दूसरे और मुल्क का नेपाल के अंदर, आपके बांग्लादेश में या श्रीलंका में इन्फ्लुएंस हो जो कि एंटी अमेकेबल है इंडिया को? हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
उसी प्रकार अगर पुतिन आपको इतने सालों से बोल रहा है भैया मत करें मत करें, हाँ। आप फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो पुतिन अपने ठीक है। प्लान के मुताबिक मैं एक बड़ी खबर मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं पुतिन के सुरक्षा घेरे की भी बात करूंगी। बड़ी खबर बताती हूँ। बड़ी खबर ये कि मेलिटोपोल पहुंची है रूसी काफिला, रूस की बख्तरबंद गाड़ियां मेलिटोपोल पहुंची है। वो तस्वीरें भी आपको एक बार दिखाऊंगी, क्योंकि अलग अलग शहर है जहां पर रूसी बेड़ा बड़ी संख्या में पहुंच रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कब्जे के लिए तैयार है। कुछ शहरों पर तो कब्जे की बात आ भी रही है। ये देखिए, यहां पर रूसी बेड़ा पहुंच रहा है, मिलिट्री ट्रक्स पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ अगर अमेरिका अपने मिलिट्री ट्रक्स भेज रहा है मोल्डोवा और किस तरह यूक्रेन भेजने की तैयारी, वही रूसी जो सैन्य बेड़ा है वो आगे बढ़ रहा है। वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीरें जरा देखिए। Вон такая колонна едет сейчас в Мелитополь. अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह सुरक्षा घेरा है राष्ट्रपति पुतिन का, क्योंकि जो बात मैंने पूछी कर्नल शैलेंद्र सिंह, उस पर मैं आपके पास आऊंगी कि एक सुरक्षा घेरा राष्ट्रपति पुतिन का किस तरह से है, वो जरा दिखाइए। क्योंकि अपने दर्शकों को मैं समझाना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन किस तरह के एक सिक्योरिटी कवर में रहते हैं। एक फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज किस तरह राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा करती हैं, और ये फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस किस तरह शक्तिशाली हथियारों से लैस है। ये रक्षक, ये पुतिन का इनर सर्कल बता रही हूं, आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस है। आसान नहीं है पुतिन तक पहुंचना भी, इसको मेरे दर्शक समझे। बेहद खुफिया है पुतिन की ये टुकड़ी, और यहां इसको भेद कर पुतिन तक पहुंचना असंभव है। आधिकारिक जानकारी रूस जारी भी नहीं करता है कि पुतिन इस वक्त कहां है, पुतिन किस तरह उनका मूवमेंट है, ये किसी को पता नहीं होता है। पुतिन की सुरक्षा में करीब 50,000 सैनिक है। आप सोचिए, 50,000 सैनिक सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा में है। उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाएगा? पुतिन के बाहर निकलते ही वो दीवार और ज्यादा मजबूत हो जाती है, यानी कि जब वो बाहर निकलते हैं तो वो दीवार और ज्यादा मजबूत, यानी कि वो सिक्योरिटी कितने चरण में और बढ़ जाती है। कई घेरों में, कई सुरक्षा घेरों में रहते हैं पुतिन, तो उन तक पहुंचना आसान नहीं। और पुतिन खुद मार्शल आर्ट्स जूडो में माहिर है, ये तो अब तक मुझे लगता है पूरी दुनिया जानती है। तो ये उनका सुरक्षा घेरा है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पुतिन के बेहद करीबी है, मैं उन पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर दिखा देती हूं। ये रूस की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं, और स्कूल की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की है, कैसे मलबे में तब्दील कर दिया है एक पूरा का पूरा स्कूल, वो तस्वीरें हमारे पास आ रही है। ज़ाइटोमिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल में एयर स्ट्राइक की है रूस ने, और कैसे पूरे के पूरे स्कूल को जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। ये तस्वीरें देखिए, ज़ाइटोमिर में रूस की एयर स्ट्राइक। मैं एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जा रही हूं। कर्नल सिंह, जिस तरह की सुरक्षा घेरा, एक व्यक्ति 50,000 सैनिक सिर्फ उस व्यक्ति की सुरक्षा में, ये हकीकत है पुतिन की। मैं तो कहूंगा पूरा रशिया उसकी सुरक्षा में क्यों नहीं है। हाँ, दे ऑल आर पैट्रियट्स, और अपने देश के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए हर आदमी अपनी एफर्ट करेगा। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात है, दोनों ही साइड एक दूसरे के प्रेसिडेंट को मारने की, हत्या करने की बात कर रहे हैं। डजंट इट शो कि कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कि आप जो कि इतना अनएथिकल काम है। मैं तो कहता हूं कोई भी अगर इस तरह का डिक्लेरेशन करता है तो वो वॉर क्रिमिनल माना जाना चाहिए। दोनों ही साइड इस समय वॉर क्रिमिनल हो जाती हैं अगर आप एक दूसरे के प्रेसिडेंट की खुलेआम हत्या की डिमांड कर रहे हैं, हत्या के लिए उकसा रहे हैं, हत्या के लिए आप एक दूसरे के फौज को उकसा रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। आप एक अपना दर्जा गिरा रहे हैं। फौज आपके पास है, फौज इज्जत से लड़ती है, और अगर आप देखते हैं कि दूसरा फौजी हथियार उसका गिर गया, हार गया, आप उसे रिस्पेक्टेबली ट्रीट करते हैं। आपने अभी वो स्टेज आई नहीं और आपने एक दूसरे की हत्या के प्लान बनाने शुरू कर दिए। आपने एक दूसरे की हत्या के लिए वो मर्सनरीज लॉन्च करने शुरू कर दिए। हाँ। वो यूएस सेनेटर मांग रहा है कि चलिए जी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ही आपको गिरा दे। क्या अगर रशिया डिमांड करेगा कि यूएस प्रेसिडेंट की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो उसको गिरा दे, ये आपको मंजूर होगा? जी। आई थिंक हम अपना स्टैंडर्ड मुझे वर्ल्ड लेवल पर बड़ा नीचा कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनएथिकल चीज है। लेकिन इसका मतलब क्या सीधे सीधे ये भी है कर्नल सिंह कि अमेरिका क्या इतना बेबस नजर आ रहा है कि उसे अपील करनी पड़ रही है कि भाई अपने बेड़े में से रूस के लोग भाई उनकी हत्या कर दे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है कि पुतिन तक पहुंच पाए। एक बार मैं जल्दी से दिखाती भी हूं कि किस तरह से राष्ट्रपति पुतिन की
उसकी सुरक्षा घेरा तो कितना तगड़ा ये मैंने आपको बताया, लेकिन जो वो चेहरे हैं जो पुतिन के सबसे वफादार माने जाते हैं, ये तस्वीर आप जरा देखिए। इस तस्वीर को सर्गेई शोइगु है, ये रक्षा मंत्री है, पुतिन के 4 वफादार आपको बता रही हूं। पुतिन के फैसलों में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। इस तस्वीर को अगर हम फुल फ्रेम भी दिखा सके विक्रांत, पश्चिम से रूस की रक्षा को प्रतिबद्ध है ये मानते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर, अगर हमारे दर्शक देख पा रहे, सर्गेई शोइगु रक्षा मंत्री हैं और क्रेमिया जीत के ये नायक रहे हैं। क्रेमिया जीत के, यानी कि क्रेमिया को जब वापस रशिया ने अपने साथ मिलाया तो उसकी पूरी स्क्रिप्ट किस तरह से इन्होंने ही लिखी। वहीं दूसरा चेहरा जो आपको मैं दिखा रही हूं, पुतिन के पूरे करियर में जो साथ रहे, सर्गेई निरिश्किन, ये निदेशक है फॉरेन इंटेलिजेंस के। ये एक और चेहरा जो पुतिन का इनर सर्कल में शामिल है। ये पुतिन के पूरे करियर में उनके साथ रहे हैं। ये 1990 के दशक से पुतिन के साथी हैं। इनकी तस्वीर जरा आप देख लीजिए, सर्गेई निरिश्किन। और ये सभी, ये रूसी जासूसों की जो रिपोर्टिंग है वो सीधे सीधे निरिश्किन को है, यानी कि जो रूसी जासूस है वो इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। ये बेहद करीबी पुतिन के माने जाते हैं। पश्चिम को लेकर सबसे बड़े हार्डलाइनर और पुतिन के करीबी हैं निकोलाई पात्रुशेव, जो कि सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। निकोलाई पात्रुशेव, और किस तरह से पुतिन पर पात्रुशेव का सबसे ज्यादा प्रभाव है, यानी कि जो सोचते हैं पात्रुशेव उसका प्रभाव सीधे सीधे पुतिन की सोच पर। केजीबी और एफएसबी में पुतिन के साथ रहे, जो बात कर्नल सिंह कह रहे थे कि एक इतिहास जो रहा है उनका और केजीबी में रहा, उससे जो लोग उनके साथ जुड़े वो उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। अब मैं आपको चौथा चेहरा दिखा रही हूं जो कि अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव का है। ये पुतिन के एक और विश्वास पात्र हैं। ये निदेशक हैं फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के, केजीबी के जमाने से पुतिन को जानते हैं। फिर मैंने कहा कि जो लोग उनके साथ केजीबी से जुड़े वो किस तरह उनके साथ आज तक बने हुए हैं और वो भरोसेमंद है। केजीबी के जमाने से पुतिन को वो जानते हैं और कैसे उनके भरोसेमंद हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो पुतिन के साथ रहे और पुतिन की वफादार माने जाते हैं, और पुतिन जो फैसले लेते हैं उनमें इन 4 लोगों का प्रभाव साफ तौर से नजर आता है। वीके दत्ता साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। अब क्या इन लोगों से अपील कर रहा है अमेरिका? ये वो लोग हैं जो उनके भरोसेमंद रहे, और मुझे लगता है पुतिन जो फैसले लेते हैं उनमें इनका प्रभाव सीधा। जो सेनेटर साहब अपने ट्वीट्स में और वो मैसेज पास कर रहे थे कि कोई कर्नल है क्या रशियन आर्मी में जो पुतिन को न्यूट्रलाइज कर दे, तो वो तो खैर कहने की बात है। कोई भी कुछ भी इमेजिन कर सकता है, बट इट इज़ फुटाइल, मतलब ये मतलब हवा में सोचने की बात है। और जहाँ तक अभी रशिया का प्लान है, रशिया अपने प्लान को अंजाम देने से पहले नहीं रुकेगा। अगर आप कहीं समझे कि अभी ये यहाँ रुक जाएगा वहाँ रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। उसने जो ब्लैक सी को सिक्योर करना था ऑलरेडी कर दिया है। जो सदर्न बेल्ट है पूरी उसके कब्जे में आ गया, उड़ीसा तक पहुँच गए हैं वो। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की आप बात कर रहे हैं, ये भी उसी बेल्ट के अंदर आता है। डॉनबास रीजन से लेके पूरा क्रीमिया तक लेके और बाएं उड़ीसा की तरफ आप चले जाएं तो ब्लैक सी। दूसरा क्या है कि जो कार्किव जो कल से वो घमासान चल रहा था, वो एक मेजर जंक्शन है, रेल एंड रेल हेड है। Yes. वो सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था ताकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और जो फर्दर सप्लाई और मूवमेंट ऑफ रशियन ट्रूप्स है उसके थ्रू होकर निकलना उसने। इसलिए वहाँ पे जो घमासान हुआ, जो भी तबाही हुई इस कारण से हुई क्योंकि उसको तो उन्होंने तुरंत सिक्योर करना ही था। और जहाँ तक अभी कीव का सवाल है, वो एक प्रेस्टिजियस टारगेट है। जो भी राजधानी को कंट्रोल करेगा अल्टीमेटली यूक्रेन तुरंत उसके कब्जे में आ जाएगा। तो जो रशिया का प्लान है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 1 उनका कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। फेज़ 2 कंप्लीट होने के बाद फेज़ 3 में आएंगे वो। तो इसलिए मैं आपसे अभी बता रहा हूँ, आप आगे चल के आपको मालूम भी हो जाएगा कि रशिया किसी धमकी से, रशिया किसी ये बैन लगाने से या कोई उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से रुकने वाला नहीं है। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बताएं कि पुतिन ने लुकाशेंको से बातचीत की है। यूक्रेन में रूस का अभियान पूरा होगा, कह रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में रूस की पूरी तैयारी है, ये पुतिन कह रहे हैं। इस बीच मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से बेलारूस के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की है, और पुतिन जिन्होंने पहले ही कहा कि वो अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे इस युद्ध को, वो बेलारूस के राष्ट्रपति से बात करते हैं और कहते हैं कि पूरा करना है इस अभियान को। यानी यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि बेलारूस की फौज रूस के साथ है। बेलारूस की फौज किस तरह से आगे भी बढ़ रही थी वो भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब किस तरह
अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है बेलारूस के राष्ट्रपति ने, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कैसे इस अंजाम को इस युद्ध को आगे बढ़ाना है, अंजाम तक आगे ले जाना है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इस बीच ये भी बता दूं कि नाटो की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, और नाटो कह रहा है कि ये युद्ध पुतिन का युद्ध है, ये युद्ध पुतिन का युद्ध है। हमने कभी इस युद्ध को नहीं चाहा, लेकिन रशिया विल पे अ हेवी प्राइस, यानी कि एक बड़ी कीमत चुकानी होगी रशिया को। ये नाटो का बयान आ रहा है, ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे इसकी कीमत चुकाएंगे पुतिन, यानी अब ये बिल्कुल क्लियर है कि हमला सीधे राष्ट्रपति पुतिन पर कर रहा है नाटो, और ये नाटो ने सीधे कहा है कि पुतिन ने इस जंग की शुरुआत की और इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये सिर्फ बयान होते रहेंगे या फिर हम देखेंगे कि नाटो हकीकत में मदद कर पाएगा यूक्रेन की? ये हो क्या रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप हर तरह की इंफॉर्मेशन पुतिन के खिलाफ डाल रहे हैं, जिससे कि रशियंस के बीच में एक तरीके का कंफ्यूजन पैदा हो अपने ही प्रेसिडेंट के, और उसका एक बड़ा छोटा सा असर है कि यस, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके एक ऑपोजिशन लीडर ने यहाँ तक बोल दिया कि चलिए जी पुतिन हटने चाहिए, या उनके बिजनेसमैन ने कह दिया कि जी पुतिन का सिर काट कर जो लाएगा उसके $1 मिलियन देंगे। ये सारी बातें साइकोलॉजिकल हैं। ऑन ग्राउंड नाटो को भी पता है, यूएसए को भी पता है कि आप पुतिन को टच नहीं कर पाएंगे। और रही बात आपके पुतिन के ऊपर हैवी रहेगा या रशिया के ऊपर हैवी रहेगा, कब रहेगा? पुतिन आपके ऊपर हैवी रहेगा अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जब तक वो यूक्रेन को अपने अंदर नहीं ले लेता। आपका जो प्लान है, जो आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, इसका असर होगा अगले साल, अगले से अगले साल, दसियों साल वो रशिया को जरूर अफेक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस 24 घंटे में काम नहीं करते। आप जिस भी तरह का सपोर्ट आप बात कर रहे हैं कि जब तक आप लेट से, अगर आप इवन रोमानिया में अपने फोर्सेस को लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? ये प्रेशर है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि देखिए अब हम यहां तक आ गए हैं, अब अगर आप बात मान जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि एक तरफ आप ही के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है कि नेटो फोर्सेस ऑब्लिक यूएस फोर्सेस अंदर नहीं जाएंगे, दैट मीन्स अब आप अपनी ही बात से हट रहे हैं। सो ये जो इस तरह की इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये चलती रहेगी, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगले 24, 48, 72 घंटे रूस यूक्रेन पर हावी रहेगा। रूस यूक्रेन पर हावी रहेगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है पश्चिम, ये भी साफ नजर आता है। अपने हथियार देने की बातें कर ली, आपने हथियार भेज भी दिया, आपने बॉर्डर तक पहुंचा दिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कैसे यूक्रेन की मदद हो पाएगी, ये इसका हल कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक बार बड़ी खबर बताऊं कि रूसी एलिगेटर KA-52 हेलीकॉप्टर कीव की ओर जाता नजर आया है, उसकी तस्वीरें नजर आई। रूसी एलिगेटर KA-52 हेलीकॉप्टर, ये बार बार हम कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना अपनी तरफ से जो हवाई बेड़ा है रूस का, उसको नष्ट करने के लिए भी हमले कर रही है, ड्रोन हमले भी कर रही है, लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि यूक्रेन के आसमान पर आपको रूसी विमान ही नजर आते हैं, रूसी हवाई बेड़ा ही नजर आता है, रूसी हेलीकॉप्टर ही नजर आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, और ये कीव की ओर जाता नजर आ रहा है। अब कीव पर कब्जा, मैं एक बार दत्ता सर ये भी आपसे समझना चाहूंगी, कीव पर कब्जा यानी रूस पूरी तरह अपनी फोर्सेस को लेकर कीव की तरफ बढ़ रहा है, हम पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन कीव पर कब्जे का असल मतलब क्या होगा, पहले मेरे दर्शकों को समझाइए। पावर है, अगर रशिया का कीव के ऊपर कब्जा हो जाता है तो फिर जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वो कहीं भी रहें तो वो जो जिसको बोलते हैं कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर उनके हाथ से निकल गया, और इसलिए रूस लगातार यूक्रेनियन पब्लिक को ये बोल रहा है कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे, और अगर कोई यूक्रेनियन मिलिट्री जिसको वो नाजी फोर्स बोल रहे हैं, अगर वो किसी बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसका शेल्टर लेते हैं, उस बिल्डिंग को ज़रूर तबाह करेंगे वो। तो इसलिए जो भी अभी कीव के अंदर होगा, जो मिलिट्री टारगेट्स होंगे जहाँ भी यूक्रेनियन फोर्सेस ने मोर्चा संभाला होगा, उसके ऊपर ज़रूर हमला होगा। आपने देखा होगा कि कीव के अंदर वो एंटी टैंक ऑब्स्टिकल लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहूँगा, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल आप वो बैरिकेड लगा रहे हैं या स्टील स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, वो होता है कि जो सी वर्ड ऑपरेशन होता है, ताकि कोई लैंडिंग क्राफ्ट ना आ पाए, तो उसमें हम वो जिसको हम क्रॉस बोलते हैं मेटल के, वो लगाते हैं।
ठीक। जहाँ तक सरफेस की बात है, ठीक। कोई भी आर्मर कॉलम अगर आएगा, उनके पास बुलडोजर टैंक्स होते हैं, कोई भी होता है, फायर पावर है, तो उसको एक तुरंत हटा देंगे वो। आपको खुद याद होगा कि जब हमने यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, जगह जगह पे हमने बैरिकेड लगाए थे, किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ हटा दिया उनको। तो वो तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल खुश होने की बात है जी, हमने एक बैरिकेड लगा दिया। और जहाँ तक आर्मर अटैक का सवाल है, मैं उस पर आऊंगी दत्ता सर। एक बार एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी बता दूं, बहुत क्योंकि डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं और नाटो ने जो बयान दिए हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के संकट पर नाटो का जो बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि आने वाले दिन और खराब होंगे। अब सोचिए जो इस वक्त हो रहा है उससे ज्यादा और खराब क्या होने वाला है। नाटो कह रहा है आने वाले दिनों में और ज्यादा मौतें होंगी। नाटो कह रहा है कि यूक्रेन की मदद से नाटो ने इनकार किया, कहा यूक्रेन में नाटो का दखल नहीं होगा। आप देखिए, एक तरफ आप उकसावा लगातार कर रहे हैं, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये हमला नहीं, ये और उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हम सेना नहीं भेजने।